नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पठार से निकलने वाली गंगा क्रम की जो नदियाँ हैं उनके बारे में दे रखा है। तो इनका स्थान कहाँ पे है, नदियाँ कौन कौन सी हैं और उद्गम स्थल कौन सी है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं और लंबाई कितनी है, ये दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चंबल नदी को देखें तो चंबल नदी का उद्गम स्थान जो है महोबा नामक स्थान से जाना पाव पहाड़ी से होता है। कहाँ पर, जाना पाव पहाड़ी से होता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो काली सिंधु, पार्वती और बानस है। और इसकी कुल लंबाई, चंबल नदी की कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। बेतवा जो है ये भोपाल के निकट इसका उद्गम स्थान है। और सहायक नदी नहीं दे रखा है, इसकी कुल लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। केन जो है कैमूर पर्वत से इसका उद्गम स्थान है। और इसकी सहायक नदियाँ जो है ये सोनार है और बीएमारमा है। और इसकी जो कुल लंबाई है नहीं दे रखी है। काली सिंधु जो है ये नैनवास है, जो टोंक राजस्थान से है इसका उद्गम स्थान। और इसकी कुल लंबाई जो है 416 किलोमीटर दे रखी है। दक्षिण टोंस या तमसा नदी जो है ये तमसा कुंड जलाशय ये कैमूर में है। और इसकी सहायक नदी जो है वो बेलन है, लंबाई नहीं दे रखी है। सोन या स्वर्ण नदी जो इसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। और इस सहायक नदी रिहंद और कन्नर है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। दामोदर नदी जो है ये दक्षिण में है, तो छोटा नागपुर पठार है। सहायक नदी इसकी नहीं है। और 514 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये तो नदियों जो पठार से निकलने वाली नदियों और गंगा के क्रम में इनकी नदियाँ तथा उनका उद्गम स्थान दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो नदियों की श्रेणी में ही देखें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय जो नदियाँ दे रखी हैं उनके कुछ फैक्ट दे रखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो महानदी है। महानदी का जो उद्गम स्थान है वो सिहावा है, ये अमरकंटक में है। और इनकी जो सहायक नदियाँ वो क्या है, लियोनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल नदी है। और इसकी कुल लंबाई जो महानदी है इसकी है 858 किलोमीटर। ब्रह्माणी जो है इसका उद्गम स्थान जो है रांची के दक्षिण पश्चिम में है। और सहायक नदी जो है कोयल संख है और 705 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बैतरणी जो है क्योंझोर पठार जो उड़ीसा में है, क्योंझोर पठार जो उड़ीसा में है, इसका उद्गम स्थान यहाँ पे दे रखा है। बाकी इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, इसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। स्वर्ण रेखा जो है क्योंझोर पठार, इसकी भी वहीं से उद्गम स्थान है, इसकी सहायक नदी नहीं है। और कुल लंबाई 433 किलोमीटर है। गोदावरी देखें तो गोदावरी जो है नासिक की पहाड़ियाँ त्र्यंबक से ही है, वो उद्गम स्थान है। और इसकी सहायक नदियाँ देखें तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, देवगंगा, इंद्रावती और मजीरा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई गोदावरी की है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी को देखें तो इसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर के निकट है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कोयना, वर्ला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, मूसी दे रखी हैं। और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर दे रखी है। ये जो हम जिन नदियों की बात कर रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अब इन्हीं नदियों में आगे देखते हैं, एक और बची हुई है कावेरी नदी है। तो कावेरी का जो उद्गम स्थान है वो कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या है, हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, अरकावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णी, भावनी और अमरावती। और इसकी कुल लंबाई जो है 805 किलोमीटर दे रखा है। अब ऐसे ही देखिए कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके कुछ फैक्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नर्मदा है वो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती और साबरमती ये अरब सागर में गिरती हैं। तो जो नर्मदा है उसका उद्गम स्थान अमरकंटक है। और इसकी सहायक नदी जो है वो ताव और हिरन है। इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ऐसे ताप्ती नदी देखें तो इसका जो उद्गम स्थान है मुल्ताई है जो बैतूल में है। और इसकी सहायक नदी जो है पूर्णा है और 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। साबरमती को देखें तो साबरमती का उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी है, वकाल है
और हाथमती इसकी वाकाल और हाथमती इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई नहीं दे रखी है। ये तो रही नदियाँ जो दो आपको बताया गया, जो अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और पठारों से निकलने वाली नदियों के बारे में दे दिया गया है। अब चलते हैं इसमें जो फैक्ट हैं नदियों से रिलेटेड, उनको भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो देखें तो दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो किसकी है, तो गोदावरी की है। बंगाल में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखिए तो गौरीकुंड, रामबाड़, गोविंद घाट और गुप्तकाशी में से कौन एक मंदाकिनी नदी पर अवस्थित नहीं है, तो ये गोविंद घाट जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आगे स्टार्ट देखें तो जो तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है, तो तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ निकलती हैं। नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक हैं, तो यही तीनों नदियां हैं, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी, इनका स्रोत ही एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र जो है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीन जगह है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में जिस नाम से जानी जाती है वो क्या है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी बहाव नदी गंगा है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ये नदियों से रिलेटेड फैक्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो यहाँ पर झीलें, भारत के प्रमुख झीलें दे रखी हैं, उनके बारे में दे रखा है, तो इनका डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सी झील कहाँ पे है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। कोलूर या कोलार झील जो है आंध्र प्रदेश में है। पुलकट झील जो नेल्लोर के नाम से जाना जाता है ये आंध्र प्रदेश में है। लोनार जो बुढ़ाना झील के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में है। नल झील गुजरात में है। टांस झील महाराष्ट्र में है। बेम्बानाड जो है केरल में है। उदय सागर और पुष्कर जो है ये अजमेर में है। पिछौला और जैसमंद जो है जयपुर में है। मानसबुल और नागिन जो है कश्मीर में है। कश्मीर में देख लें और है पीर पंजाल, विष्णुसर, कृष्णसर और गंधखल झील, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, कश्मीर में हैं। आगे कुछ नदियाँ दे रखी हैं जैसे भीमताल है, नौकचिका है, नौकीचिया है, नौकीचिया ताल है, लूना ताल है, सत ताल है, द्यूरी ताल है, खुरप ताल है और नैनीताल है। ये सारी की सारी कुमायूं में पाई जाती हैं। डल झील और बुलर झील ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। तो ये तो रही नदियों से रिलेटेड। आप देखें तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो हैं ये कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो ये क्या है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार वो श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। तो ये कौन सी नदी है, कावेरी। कावेरी जो है वो 3 भागों में विभक्त होकर कई बार मिलती है। आगे देखें तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। कहाँ से है, अमरकंटक से है। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है वह है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा है। कावेरी नदी गुजरती है तो कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो ये नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। नदियों के घाटों में किनसे जल का अभाव है, तो साबरमती घाट और ताप्ती घाट। नदियों के घाटों में किसमें जल का अभाव है, तो यहाँ पे जल का अभाव है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की है। भूमि बंधित नदी जो है वो लूनी है। और कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो सोन है।
कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो कोसी का है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों का संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो लागू की गई है बेतवा नदी पर, किस पे की गई है? बेतवा नदी पर। आगे देखें तो सोन नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। गोमती, घाघरा, कोसी एवं सोन नदी में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी नहीं मिलती है। इसी में आगे देखें तो बांधों से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है, प्रपात, नदी और उसके बाद में परियोजना और नदी दे रखी है, तो इनको भी देख लेते हैं। चुलिया प्रपात जो है ये चंबल में है। चुलिया प्रपात कहाँ है? चंबल में है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? नर्मदा में है, नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पे बना है। जोग प्रपात सारावती नदी पे। परियोजना देखें तो पंचेत हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पे है। माटातिला बांध जो है बेतवा पे है। तलैया बांध परियोजना बाराकर से है और राणा प्रताप सागर जो है चंबल पे है। इसी तरह नगर कुछ जो नदियों के किनारे बसे हैं उनको देख लेते हैं। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा है। उज्जैन छिप्रा, गोरखपुर ताप्ती, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती, लखनऊ गोमती, आगरा यमुना नदी के किनारे, कोटा जो है चंबल नदी, कटक जो है महानदी, लुधियाना जो है सतलज नदी, नासिक गोदावरी, अहमदाबाद जो है साबरमती। अब इसी में कुछ फैक्ट और दे रखे हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह अलकनंदा से है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदियाँ कौन है? मंदाकिनी है। केदारनाथ अवस्थित है मंदाकिनी नदी पर। कौन सी एक नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज है। कोचीन, मंगलोर, कांडला में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो बंगलूर नहीं है। इंद्रावती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखें बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। अगला जो है भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया गया है? तो ये कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। आगे देखें तो नदियों किनारे अब कुछ नगर भी दे रखे हैं, डिटेल दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। फिलहाल मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में उसको देखा है अभी ऊपर जस्ट ही, लेकिन चलिए यहाँ पे भी दे रखे हैं तो इनको भी देख लेते हैं। तो नगर और नदी, आगरा यमुना नदी, औरंगाबाद कोयना नदी, कटक जो है महानदी, हरिद्वार जो है गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी, श्रीनगर झेलम, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी, जौनपुर गोमती, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, कोटा जो है चंबल नदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, दिल्ली यमुना नदी, पटना गंगा, अजमेर जो है लूनी नदी और वाराणसी जो है गंगा नदी। ऐसे ही आगे देखें तो अहमदाबाद जो है साबरमती, कोलकाता हुबली नदी, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र, जबलपुर जो नर्मदा नदी, मदुरै बैगाई नदी पे, पणजी मांडवी, पुणे जो है मूठा, सूरत जो है ताप्ती और तापी, अयोध्या सरयू नदी, पंढरपुर जो है भीमा नदी, हैदराबाद मूसी नदी, संभलपुर महानदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, लखनऊ गोमती, प्रयागराज गंगा यमुना और गोरखपुर राप्ती नदी। ये नदियों पे किनारे बसे हुए शहर हैं। आगे देखें तो जलवायु के दृष्टि से कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो स्पेशली फैक्ट निकाल के लाई गई हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो चेरापूंजी अवस्थित है ये मेघालय राज्य में है। भारत में मानसून का आगमन होता है ये बंगाल में होता है। भारत का शरतकालीन वर्षा क्षेत्र जो है पंजाब और तमिलनाडु है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है लेह जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। कौन से मानसून से पूछी जाएगी? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना की गई वो कहाँ? लतूर में की गई है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु है।
भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम। कहाँ पे होती है? उत्तर पश्चिम में होती है। अब देखें तो भारत का ग्रीष्म मानसून प्रवाह जो है कि सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो रहा है। तमिलनाडु में मानसून के महीने जो है वो नवंबर से दिसंबर है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान या तापन जो है उनका अलग अलग तापन होने के कारण होता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो जम्मू कश्मीर। आगे देखें, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतुओं में वर्षा होती है तो कहाँ पे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। अब देखें कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ये कौन है? कर्नाटक पठार। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा स्तरी। ये वर्षा स्तरी के नाम से जाना जाता है, निम्बो स्ट्रेटस बोला जाता है। आगे देखें, मिट्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी हैं और वनस्पति से रिलेटेड दे रखी हैं इस फैक्ट में, तो इनको भी देख लेते हैं इससे साथ ही में। यहाँ जो कपास, आप जानते हो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है काली नदी। मालवा पठार के प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। रेगड़ जो है, रेगुड़ कहा जाता है, किसका नाम है? तो काली मिट्टी का ही नाम है। रेगुड़ या रेगड़ जो है मिट्टी का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। भारत का सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश है। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो जस्ता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघर या वनावरण का प्रतिशत जो है 12% है। सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन के हैं। आगे देखें, असम, केरल, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।